सभी को नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं जयवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब मस्त हैं एकदम। क्लास 11 हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की। थंबनेल दिख रही होगी आपको बोर्ड पर, है ना? क्लास 11 बेटा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आणत तल पर घर्षण है। ठीक है, आणत तल पर घर्षण। करें स्टार्ट भाई? जुड़ जाएंगे सब, कमेंट कर देंगे तुरंत एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? गतिज घर्षण बल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? गतिज घर्षण बल। गतिज कह दो या गतिक कह दो, आपकी मर्जी। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल कब होता है? जब वस्तु विराम में होती है। तो दोनों तलों के बीच लगने वाले संपर्क बल को क्या कहते हैं बेटा? स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हमने कहा था सीमांत घर्षण बल। लेकिन सीमांत घर्षण की अवस्था में भी वस्तु रुकी हुई होती है, ये चलने ही वाली होती है। यानी उस समय हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु चलने ही वाली है, यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में F के बराबर Fs हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है? गतिज घर्षण बल सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता है। ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि अगर कोई वस्तु उखेड़ना, किसी वस्तु को एक जगह से चलाना हार्ड है, लेकिन एक बार अगर गति में आ जाए तो फिर उस पर कंबल लगाकर भी उसको गति में बनाए रखा जा सकता है ना। तो गतिज घर्षण बल क्या है? जब वो वस्तु किस में आ जाएगी? गति में। तो गति के दौरान तलों के बीच, लिख दें बेटा इसकी लैंग्वेज, गति के दौरान, किसके दौरान? गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को, ठीक है प्यारे बच्चों, गति के दौरान, किसके दौरान प्यारे बच्चों? गति के दौरान तलों के बीच जो बल लगता है घर्षण बल, उसको क्या कहते हैं बेटा? गतिज घर्षण बल कहते हैं। गतिज घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और गतिज घर्षण बल जैसे कल सीमांत घर्षण बल के लिए हमने करा था, तो वैसे इसके लिए भी हम कर सकते हैं। टाइट हो रहा है क्या? तथा इसका मान, किसका मान? गतिज घर्षण बल का मान। इसका मान सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता। थोड़ा सा लिख दो, कुछ लिख दो, आपकी मर्जी। कम होता अर्थात कहने का मतलब यह है कि F के, ये हो गया बेटा गतिज घर्षण बल। K फॉर काइनेटिक। जो गतिक होता है या गतिज होता है इसे इंग्लिश में काइनेटिक कहते हैं। तो K से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, तो इसलिए बेटा K दिखा दिया। F के ये थोड़ा सा छोटा होगा, किससे? Fs से। और जैसे कल हमने ये पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था बेटा? सीमांत घर्षण बल Fs बराबर होता μs × r। तो उसी प्रकार ये होता तथा गतिज घर्षण बल F के बराबर होता है μk और × r। ये क्या था? घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या आएगा बेटा? गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है। तथा एक बात और लिख दें हम यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और जो μk होगा ना, μk ये भी छोटा होगा, किससे? μs से, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, ये कल रह गया था, इतना सा गतिज घर्षण बल रह गया था, हमने इसको भी करा दिया। मज़ा आ गया होगा पढ़ने में, ठीक है प्यारे बच्चों। एक नोट लिखवा रहा हूँ कि गति प्रारंभ होने से पहले, नोट यहाँ लिखे देता हूँ, बड़ा बढ़िया नोट है भाई। गति प्रारंभ होने से, देखो दिख रहा लिखा हुआ बेटा साफ एकदम, बताएंगे कमेंट करके। गति प्रारंभ होने, देखो साफ दिख रहा, क्लियर? बताएंगे जरा एक बार। गति प्रारंभ होने से पहले क्या होता है? जो स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक वैसे कल ये बात बताती थी, लिखवाई नहीं थी मैंने। घर्षण बल जो Fs होता है स्वतः
समायोज्य होता है। स्वतः समायोज्य, समझ में आ रहा बेटा? स्वतः समायोज्य मतलब अगर आपने किसी वस्तु पर, मैंने कल बताया था, अगर आपने किसी वस्तु पर, माना किसी वस्तु के लिए सीमांत घर्षण बल 10 न्यूटन है, ठीक, इसका मतलब है जब तक 10 या 10 से ज़्यादा नहीं लगेगा वस्तु चलने वाली नहीं है, ठीक। लेकिन हमने लगा दिया उस पर 6 न्यूटन बल, तो वस्तु चली तो नहीं है। तो जब हमने 6 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी पीछे को कितना अच्छा है, हम 7 करेंगे तो वो भी घर्षण कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब समायोज्य का मतलब है कि जितना हम वस्तु पर बल लगाएंगे बाह्य बल, तो घर्षण बल भी बढ़कर यानी उसके बराबर होकर उसी के बराबर विपरीत दिशा में हो जाएगा। कब तक? जब तक के सीमांत घर्षण बल तक हम नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया बेटा? आरजू बार मलिक भाई, आज आप दोनों के कमेंट आए, मुझे भी खुशी हुई है आरजू और बाबर मलिक के। आप कहाँ थे आज तक? कुछ पता नहीं चला है ना, बताई भी नहीं आपने। क्लास तो डेली चलती है लेकिन मैं आज कमेंट आपके देख पा रहा हूँ, कमेंट नहीं आ रहे थे आपके, मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चले गए हो, लेकिन रीज़न इसमें लिखेंगे, एक बार कमेंट करेंगे दोनों, बाबर मलिक और आरजू, की आप थे कहाँ आज तक। तो स्थैतिक घर्षण बल एफएस स्वतः समायोज्य होता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ अर्थात कि जितना वस्तु पर बल लगाया जाएगा ये उसी के बराबर हो जाता है। कब तक होता है? कब होता है? गति प्रारंभ होने से पहले, ठीक है। जब तक गति प्रारंभ नहीं होगी, अगर आपने 6 न्यूटन तो पीछे को घर्षण बल 6 न्यूटन, आपने 7 न्यूटन पीछे को 7 न्यूटन, समायोज्य होता रहेगा उसी के बराबर, अपने आप स्वतः समायोज्य होता है। और मेरे गुरु ऐसा भी न्यूमेरिकल भी करा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मान होता है एफ एस का मान, अर्थात इसका मान, इसका जो मान है समायोज्य का मतलब ये है कि इसका मान वस्तु पर लगाए गए, वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो ये कैसा लगा नोट आपको बताएंगे? मज़ा आ गया होगा इस नोट में। इसके बाद एक और करा रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे। अब इसमें यार वैसे तो मेरे हिसाब से लगभग ये कंप्लीट सा ही हो गया है। आनत तल पर गति बची है केवल, है, कराएंगे उसको भी भाई आनत तल पर, चलो करा दें यार। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज की थंबनेल भी यही थी ना, आनत तल पर गति। आनत तल पर गति कैसे होती है? आनत तल पर गति कह दो या आनत तल पर घर्षण। जब घर्षण पढ़ रहे हो तो आप घर्षण लिख दो, कोई बात नहीं है। आनत तल पर घर्षण, ठीक है भाई। अब आनत तल क्या होता है, इससे क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। ये आनत तल जो है, तो आनत तल होता है बेटा झुका हुआ तल। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा है कि खरंजा नीचे रह गया और आपका घर ऊंचा है, जो गेट है, तो वहाँ पर जो सड़क है वो नीची है, गेट ऊंचा है, तो तख्ता लगाकर बाइक चढ़ा लेते हैं। तो वो तख्ता जो इस तरीके से हो गया है या इस तरीके से हो गया है, ये आनत तल होते हैं। आनत का मतलब है किसी कोण पर झुका हुआ तल। जैसे देखेंगे, जैसे ये सीधा हो गया तो ये वाला तल जो है, तो ये जो तल है ये कैसा तल हो गया प्यारे बच्चों? आनत तल हो गया। कितने कोण पर झुका? मान लो थीटा कोण पर। तो लिख देंगे कि माना कोई तल लिख देंगे और इस पर कोई पिंड रख दिया मैंने, इस तल पर मैंने कोई वस्तु रख दी, कोई पिंड रख दिया ऐसे करके यहाँ पर ये, और ये कोई वस्तु मैंने रख दी है। आप बताओ अगर ये ऐसे होता और वस्तु ऐसे करके होती तो इसका भार सीधा कहाँ होता बेटा? नीचे को। लेकिन ऐसे है, और जब मैं इसे ऐसे करके उठाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसे उठाऊंगा ये इधर की तरफ झुकता चला आएगा। दोबारा समझ लेना ये बात। ये पहले तो इसको पूरा कर दो, ये कट हो रखा ना। देखो अगर ये वस्तु है तो इसका भार कहाँ की तरफ है? नीचे की। जब ये क्षैतिज तल पर है, लेकिन अगर मैं इस तल को आगे से उठा दूं ऐसे करके, तो ये जो है ये ऐसे करके घूमता रहेगा। वो उतना ही घूम जाएगा जितना आप इसको उठा दोगे। ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे उठा दिया, तो इसका भार जो नीचे की तरफ था वो यहाँ से करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे कितना बेटा? mg। अब इस mg के दो घटक टूट जाएंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस mg के दो घटक टूट जाएंगे। एक घटक इसका ऐसे हो जाएगा,
देखो भाई, एक घटक प्यारे बच्चों इसका एकदम ऐसे हो जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और एक ये हो तो हो गया mg। तो ये कितना कोण बनेगा, जितना यहाँ बनेगा भाई। शुरू में ऐसे था, शुरू में ये वाली लाइन है, शुरू में ऐसे था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको उठाता चला गया ये वैसे वैसे ये वाली लाइन ऐसे करके झुकती चली गई, जितना उठाया इतना ये झुक गई इससे। तो इसके घटक टूटेंगे, ये जिधर थीटा होता है उधर तो आता है बेटा mg कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता उधर आता है क्या, mg साइन थीटा। यही तो आते हैं प्यारे बच्चों। और इधर तो हो जाएगा क्या भाई, इधर जो हो जाएगा एक घटक इसका ये टूट गया mg साइन थीटा, ये टूट गया। ये किसके घटक टूटे हैं, ये इसके घटक टूटे हैं, इसके, है ना। अब क्या होगा, घर्षण बल अब ये लाएगा, ये वाला बल कहाँ की तरफ कोशिश करेगा, इसे पिंड को लाने की, नीचे को गुटका कह दो पिंड कह दो। तो घर्षण बल कहाँ की तरफ लगेगा भाई, घर्षण बल लगेगा प्यारे बच्चों कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। तो घर्षण बल पीछे की तरफ लग जाएगा, तो घर्षण बल इस पे जो है इस तरीके से लग जाएगा। मान लो इस घर्षण बल को कितना मान लो आप, Fs, ठीक है, ये ऐसे। और इसका ये जो तल की प्रतिक्रिया कहाँ जाएगी भाई, तल की प्रतिक्रिया जाएगी ऊपर की तरफ। तल की प्रतिक्रिया कहाँ जाएगी प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे करके R, ऐसे ये हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा अभी पूरा ड्रामा। तो mg कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, mg, देखो mg कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, R, और mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, Fs। mg का तो रोल खत्म, क्योंकि इसके तो दो घटक बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि आनत तल पर घर्षण हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें ये पता चलनी चाहिए कि आनत तल क्या है, समझ में आ गया होगा। आनत तल होता है किसी कोण पर झुका हुआ तल, तो उस पर आपने कोई गुटका रख दिया, और एक गुटका बेटा अगर ये बैलेंस, इस समय बैलेंस है, तो जैसे जैसे आप इसे देखो, जैसे जैसे आप इस कोण को उठाओगे mg साइन थीटा बढ़ेगा, क्योंकि थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ता तो बेटा उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 90 1। तो जब 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो मान बढ़ रहा है नहीं। तो जैसे जैसे आप इसे इस तरीके से ऐसे करते रहोगे, यानी थीटा बढ़ाते रहोगे, इसका मान बढ़ेगा। जब इसका मान बढ़ेगा तो Fs भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट होगी भाई एक लिमिट तक बढ़ता है, कहाँ तक, सीमांत घर्षण तक बढ़ता है। और जब इसका मान सीमांत घर्षण के बराबर हो जाएगा, किसका, mg साइन थीटा का मान, और तो भाई उस समय ये जो गुटका है चलने ही वाला होगा। अगर उससे हल्का सा भी थोड़ा सा उठा दिया तो फिर ये आराम से इस पर चलना शुरू कर देगा। समझ में आई मेरी बात। तो आप लिखना चाहो लिख दो कि माना, लिख दें शुरू में कि माना एक गुटका लिखें, पिंड बताओ, माना एक गुटका, पिंड लिख दो आपकी मर्जी, ओब्लिक में, एक ऐसे आनत तल पर रखा है, एक ऐसे आनत तल पर रखा है जो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है भाई, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ये मैंने लिख दिया भाई। अब इस भार के, गुटके के भार mg के दो घटक कर लिए मैंने, तो गुटके के भार mg के लिखें या ना बताओ, गुटके के भार mg के दो घटक करने पर, मैं तो अपनी तरफ से लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है, रटना नहीं होता फिजिक्स में कुछ भी। दो घटक करने पर तो ये वाला घटक हो जाएगा समांतर घटक, देखो ये तो तल के समांतर ही हो गया। तो समांतर घटक किसको बैलेंस करेगा, Fs को। तो ये कहाँ, ये जो समांतर घटक है पिंड को कहाँ लाने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर, यानी ये गति प्रदान करने की कोशिश करेगा बेटा, है कि नहीं बताओ, करेगा नहीं करेगा। देखो समांतर घटक नाम क्या है इसका, mg साइन थीटा। गुटके को नीचे की ओर, कहाँ की ओर बेटा, नीचे की ओर लाने की प्रवृत्ति रखता है, ये जो mg साइन थीटा जो समांतर घटक है, ये किसको, गुटके को कहाँ की ओर लाने की प्रवृत्ति रखता है। प्रवृत्ति मतलब नेचर इसकी ऐसी होती है कि नीचे की ओर लाने की प्रवृत्ति रखता है।
और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ना एम जी कोस थीटा, ये इसको तल की प्रतिक्रिया को बैलेंस करता है। संतुलन की अवस्था में गुटके की, संतुलन की अवस्था में, संतुलन मतलब समझ रहे हो, संतुलन का मतलब है प्यारे बच्चों जब गुटका यहीं रखा हुआ है, नीचे नहीं आ रहा, तो जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि एम जी साइन, कौन रोक रहा है नीचे आने से, एफ एस, कौन रोक रहा नीचे आने से, एफ एस, तो इसका मतलब एफ एस किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के। अगर एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा तो गुटका कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो फिर संतुलन रहा ही नहीं है। तो संतुलन की अवस्था में कहने का मतलब यह है कि जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, एफ एस के, तथा जो ये एम जी कोस थीटा है, एम जी कोस थीटा ये किसके बराबर है, आर के। समझ में आ गई मेरी बात, ये है भाई। अब मैं क्या करूं, यदि मैं इसको, इस कोण को बढ़ाता चला जाऊं, यदि इस कोण को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा, ये एम जी साइन थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका मान बढ़कर सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। तो मान लो सीमांत घर्षण की स्थिति में यहाँ लिख दें यार, यहाँ लिख दें प्यारे बच्चों, यहीं लिख दें चलो, हैं? सीमांत घर्षण की स्थिति, सीमांत घर्षण की स्थिति समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप थीटा बढ़ाओगे 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 तो एक स्थिति ऐसी आएगी गुटका जो है या पिंड जो है चलने ही वाला होगा। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में बेटा, तो सीमांत घर्षण की स्थिति में आप जानते हैं एफ एस कितना होता है, जिसे कहते हैं सीमांत घर्षण बल, एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर, होता है म्यू एस आर। तब अगर मैं चाहूँ ना इस एफ एस की जगह म्यू एस आर रख सकता हूँ, देखो तब एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। और याद रखना जिस स्थिति में ये जब किसकी स्थिति लिखवाई है मैंने, सीमांत घर्षण की, सीमांत घर्षण की स्थिति में ये कोण बढ़ेगा बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो उस स्थिति में भी कोण होगा। तो मान लो वो कोण थीटा एस है, तो यहाँ सफिक्स में मैंने एस होल लगा दिया कि थीटा एस की अवस्था में जाकर सीमांत की अवस्था मिली है, ठीक है। तो एम जी, इसकी जगह एम जी साइन थीटा एस बराबर हो जाएगा एफ एस, और एफ एस की जगह मैं लिख दूंगा बेटा क्या, म्यू एस आर, ठीक है। क्योंकि ये कल बताया था मैंने, ये सीमांत घर्षण की अवस्था में ही लगता है, अगर सीमांत घर्षण की अवस्था नहीं है तो इससे पहले अभी एक नोट लिखवाया है कि उस स्थिति में जो घर्षण बल होता है वो स्वतः समायोज्य होता है, यानी हमारे द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बाह्य बल है उसी के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमने कल भी बता दिया था, ठीक है। तथा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा एस बराबर हो जाएगा आर। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दोगे, अगर देखो वैसे तो यहीं तक रहने दो, इस क्वेश्चन में कुछ करना कोई था हमें, समझना था इसके ऊपर ये देखने की न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसे आप और भी बढ़ाना चाह रहे हो, अगर यहाँ पर आप डिवाइड करना चाह रहे हो भाग करने पर, है ना, ऑन डिवाइड यहाँ लिख दें बेटा, अगर आप भाग करोगे तो देखो एम जी से एम जी कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा एस बराबर हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू एस। और ये कल भी तो आया था म्यू एस बराबर टेन थीटा एस, या म्यू एस बराबर टेन थीटा एस, तो ये कल भी तो आया था भाई, ये कल भी कराया था हमने, तो वहाँ से निकाल दो, यहाँ से भी यही निकल कर आया, वहाँ से भी यही निकल कर आया था। तो इसे क्या कहते हैं हम, टेन थीटा एस को, जो थीटा एस है घर्षण कोण हमने कल कराया था, इसको क्या कराया था बेटा, घर्षण कोण। अगर आप इसमें गतिज घर्षण, अब हम ये लिख रहे हैं यदि लो इसी में बढ़ा दे रहे हैं एक पॉइंट, यदि गुटका गति की अवस्था में आ जाए, गति की अवस्था में देख रहा, यदि गुटका गति की अवस्था में आ जाए तब, तो गति की अवस्था में आ जाएगा तब क्या होगा प्यारे बच्चों, म्यू एस की जगह हो जाएगा म्यू के, क्या हो जाएगा अभी, म्यू के बराबर टेन थीटा एस की जगह के लिख दो, बस कुछ नहीं है यार, सिंपल है।
और यहाँ पर म्यू के किससे कम होगा, म्यू एस से। क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, चलो यहाँ पर लो एक बात और बता दें आपको, तथा जो ये थीटा एस होगा ना, थीटा एस ये बड़ा होगा किससे, थीटा के से। क्योंकि जब वो गति में आ जाएगा ना, एक बार गति में जब वो आ जाएगा तो फिर आप कम देखो, एक बार यहां से गुटका फिसलना चालू हो जाए तो अगर आप थोड़ा सा नीचे भी कर लोगे, यानी कोण थोड़ा सा कम भी कर दोगे, तब भी फिसलेगा ही। समझ में आई मेरी बात। तो थीटा जो के है, यानी गति में जो घर्षण कोण होगा वो कम होगा सीमांत घर्षण से भी, तब भी वो आराम से फिसलता रहेगा। समझ में आ गई बेटा इतनी बात, ठीक है। इसके बाद एक सर्पी घर्षण और करा दे रहे हैं आपको, क्या भाई, सर्पी घर्षण। फिर इसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उससे ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सर्पी घर्षण, और यहां पर एक मैं आपको करा रहा हूं लोटनी घर्षण। चैटी है गया यार, लोटनिक घर्षण। देखो दोनों में क्या अंतर है, बहुत सिंपल सा अंतर है दोनों में। भाई सर्पी घर्षण ये है, अगर कोई वस्तु आनत तल पर है ना, क्या बताएं आपको, कैसे बताएं, लुढ़क नहीं रही है बल्कि फिसल रही है। आपने बच्चों का झूला देखा होगा स्कूल में, जिस पर बच्चे बैठकर फिसलते हैं। तो अगर कहीं अब फिसल रहे हैं, यदि आपने कोई वस्तु रख दी है और वस्तु इस तरीके से फिसल रही है ना, किसी पर आपने वस्तु रख दी, आनत तल है, यहाँ पर वस्तु रख दे, तो लुढ़क गेंद होगी तो लुढ़केगी भी और नीचे भी आएगी। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे रख दो फिसलती जा रही है इसके ऊपर। जैसे आपने देखा स्कूल में झूले होते हैं, बच्चों पे बैठ जाते हैं ऐसे फिसलते हुए, ऐसे फिसल नीचे की तरफ आते हैं। तो जब फिसलते हैं, जब एक तल दूसरे तल पर फिसल रहा होता है, तब उन तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम कहते हैं बेटा सर्पी घर्षण। और जब वो फिसलने के बजाय लुढ़कता, जैसे ढोलक के लुढ़कती चली आएगी, लुढ़कती लुढ़क, बॉल है बॉल रख दो आप, लुढ़कती चली आएगी, तो उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसे कहते हैं लोटनिक घर्षण। दोनों क्लियर हो गए? तो बताओ इसको लिखवाऊं या ना लिखवाऊं? जब कोई गुटका किसी तल पर, लिखवाऊं क्या? जब कोई गुटका किसी तल पर, फिसलता है, फिसलता कह दो या सरकता कह दो, है ना, सरकता, दोनों शब्द सही है ना। फिसलता कह दो बेटा या क्या कह दो, सरकता कह दो, एक ही बात है। तो संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को, तो उनके संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को अब परिभाषा जो है सर्पी घर्षण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लो भाई। तो सर्पी घर्षण की परिभाषा कैसी लगी आपको, समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा कोई हार्ड नहीं है ना। इसमें क्या लिख सकते हो, जब कोई पहिया या बेलन का हो, भाई पहिया होगा या बेलन वही तो लुढ़केगा, ये तो फिसलेंगे। तो जब कोई, क्या लिख दूं, दृढ़ पहिया, दृढ़ मतलब हार्ड पहिया, पहिया कह दो या बेलन कह दो, किसी तल पर, तो जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन, कुछ भी कह सकते हो, किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है प्यारे बच्चों। लुढ़क मतलब फिसलेगा नहीं, आपके क्या होगा भाई, लुढ़केगा। तो बिना फिसले, भाई ना, बिना लिखो भाई, लुढ़कता है। तब अब तो आप इसे खुद ही कर लोगे, जब बिना फिसले लुढ़केगा तब क्या होगा बेटा, तब उनके
तलों के बीच। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ एक तल तो हो गया जिस पर वो लुढ़क रहा है, और जो वस्तु लुढ़क रही है उसका तल कहाँ होगा? प्रियंका सैनी, और जो फीवर आ गया था इसलिए कुछ दिन क्लास नहीं ले पाई। अच्छा, सॉरी। और क्या लिखा है आपने? कुछ नहीं सर, नोएडा गया था किसी काम से। अच्छा, चलो भाई आपकी अब तो ठीक है यार, जो तो अब ठीक है ना एकदम। फीवर बहुत दिन चला आपको, कैसा फीवर था भाई? इतने दिन तो फीवर नहीं रहता है। तो जब कोई दृढ़ पहिया है बेलन, देखो जब पहिया बेटा किसी उस पर, जो पहिया है और ये यदि किसी उस पर ये क्या करता है, लुढ़कता है, तो आप सोच रहे हैं सर तल तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि पहिया जा रहा है। तो वो रेखा में यार क्या होगा, आप किसी पहिए को भी छोड़ दोगे तो धीरे धीरे करके अगर आप किसी सड़क पर पहिया छोड़ दो तो वो भी कुछ दूर चलकर रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रतिरोध लगता है जिसके कारण उसकी गति धीमी हो जाती है। तो उसी वाले घर्षण बल का नाम यहाँ पर पड़ जाएगा लोटनिक। हाँ, लोटनिक कम होता है भाई, अगर कोई चीज़ सरकाओगे तो थोड़ी दूर चलकर रुकेगी, लेकिन जो चीज़ लुढ़कती हुई जा रही है वो दूर तक लुढ़कती है। इसका मतलब लोटनिक घर्षण बल, जो लोटनिक घर्षण बल होता है कम होता है किसके मुकाबले? सर्पी घर्षण के बहुत कम होता है। सर्पी तो ज़्यादा होगा लेकिन लोटनिक घर्षण बल क्या होगा प्यारे बच्चों? कम होगा। तो जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है तब उनके तलों के बीच लगने वाले, ये तो आपने कर भी लिया होगा पूरा, है ना? लगने वाले घर्षण बल को अब यही जो है ये लिख लेना, ठीक। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल है, मैं आपको करा देता हूँ प्यारे बच्चों इसके न्यूमेरिकल। ये है, देखो एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ये है भाई गुटके का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। गुटके का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 3 किलो। जो एक गुटका है ना ये वाला, ये 3 किलो का गुटका है। इस पर कितना बल लगाया? इधर से हमने बल लगाया इस पर कितना भाई? F बल लगाया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक भी दे रखा बेटा। स्थैतिक घर्षण गुणांक को किससे दिखाते हैं भाई? बताएं जल्दी, एकदम। स्थैतिक घर्षण गुणांक को किससे दिखाएंगे? म्यू एस से। यह भी दे रखा है 0.4। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं नोट में, एक नोट रह गया, चलो पिछले पेज पर देखूं जगह है क्या। चलो एक नोट यहीं लिखे दे रहा हूं। म्यू एस तथा म्यू के दोनों मात्रक विहीन, मात्रक नहीं होते इनके, मात्रक विहीन तथा बीमा विहीन होते हैं या बीमा रहित होते हैं। न इनकी कोई बीमा होती है न इनके कोई मात्रक होते हैं, ठीक है। म्यू एस म्यू के का कोई मात्रक नहीं होता, ना इनका कोई बीमा होती, ठीक है। तो इसलिए इसका मान दे रखा है 0.4। पीछे देख लो कोई मात्रक वात्रक लिख ही नहीं रखा है। 0.4। 3 न्यूटन का एक बल लगाया बेटा। F बराबर कितना है? जो बल लगाया F बराबर ये 3 न्यूटन। ये इतनी सारी चीज़ें इसने दी हैं। तो इसने हमसे ये पूछ लिया है, घर्षण बल पूछा बेटा गुटके तथा फर्श के बीच, गुटके तथा फर्श के बीच
लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल बराबर कितना। और क्वेश्चन में दे दिया कि जी का मान आपको लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये इतना सारा एक तरीके से गिवन दैट हो गया, ये क्या हो गया भाई, गिवन दैट। अब आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है। अब कोई बालक बताए कैसे होगा ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तुरंत कि ये कैसे होगा, ये अब बताएंगे भाई प्यारे बच्चों। तो एक गुटका है जिसका द्रव्यमान 3 किलो है, और इस गुटके के और जिस तल पर ये रखा है इन दोनों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है तो वो हमें निकालना है। और घर्षण गुणांक दोनों के बीच 0.4 है और 3 न्यूटन का इस पर बल लगाया गया है और जी का मान 10 है। तो आपको निकालना कि इन दोनों तलों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो कितना होगा, है ना। तो भाई आप बल लगाओगे इधर को, यानी गुटका चलेगा इधर को, तो घर्षण बल लगेगा इधर को है। अब कितना घर्षण बल लगेगा ये हमें पता नहीं है। तो आपने कल घर्षण बल के फॉर्मूले पढ़े थे, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। तो अब आप कहोगे एकदम से आप क्या निकाल लोगे, देखो यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई प्यारे बच्चों, हम क्या बात जानते हैं भाई, सीमांत घर्षण बल भाई क्या होता है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है भाई, एफ एस बराबर म्यू एस आर होता है, और बराबर म्यू एस आर बराबर होता है एम जी, है ना। तो म्यू एस का मान है भाई कितना है 0.4, एम का मान 3, जी का मान 10, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 4 तिया 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन है भाई सीमांत घर्षण बल। इसका मतलब है कि जब तक इस पिंड पर या इस गुटके पर हम 12 न्यूटन का बल नहीं लगाएंगे, जब तक 12 न्यूटन का बल, याद रखना, जब तक 12 न्यूटन का बल नहीं लगेगा तब तक ये चलने वाला नहीं है। लेकिन बल लगाया कितना है यहाँ पर 3 न्यूटन, कितना बल लगाया प्यारे बच्चों 3 न्यूटन। तो अभी एक नोट लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपने इस पर 3 न्यूटन लगाया है तो घर्षण बल भी 3 न्यूटन होगा। विपरीत दिशा में आपने लगाया इधर तो घर्षण बल होगा इधर, ऐसे करके एफ, ठीक है, ऐसे करके होगा। याद रखना है मेरी बात। आप लगाते इस पर 4 न्यूटन तो स्वतः समायोज्य हो जाता, घर्षण बल भी कितना हो जाता 4 न्यूटन। अगर आप लगाओगे इस पर 12 न्यूटन तो उधर से भी 12 न्यूटन, और 12 से जैसे थोड़ा सा ज्यादा करोगे फिर ये चल पड़ेगा। अगर ये सीमांत घर्षण बल पूछ लेता हमसे कि गुटके पर लगने वाला सीमांत घर्षण बल ज्ञात कीजिए तो हम तुरंत ये निकाल देते, लेकिन उसने सीमांत घर्षण बल नहीं पूछा, उसने केवल घर्षण बल पूछा, गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल बताओ। तो समझ में आया क्वेश्चन। तो हम लिख देंगे कि चूंकि सीमांत घर्षण बल 12 न्यूटन है जो 3 न्यूटन से ज्यादा है, तो कितना बल लगेगा केवल इस पर, अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, चूंकि क्या है गुटका, क्या गुटका ये है, चूंकि गुटके पर 3 न्यूटन का बल लगा है, बल लगा है जो कि 12 न्यूटन से, जो कि 12 न्यूटन से कम है, ठीक है। चूंकि गुटके पर 3 न्यूटन का बल लगा है जो कि 12 न्यूटन से कम है, अतः, अब इसलिए तो नोट लिखवाता हूं मैं हर एक बात समझाने के लिए। तो भैया जब 3 न्यूटन का लगा तो घर्षण बल भी 3 ही रह जाएगा। समझ में आया नहीं बताओ। अब 3 न्यूटन से ये चलने वाला तो है नहीं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया कि जब तक वो नहीं चलेगा, जब तक वो विराम में है, तब तक वस्तु पर लगाया गया जो, जब वस्तु पर या उनके तलों के बीच जो घर्षण बल होता है वो स्वतः समायोज्य होता है। दैट मीन्स वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। लिख दें ये बात। अतः इस स्थिति में घर्षण बल वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होगा। ठीक है भैया। अतः लास्ट लाइन में लिख सकते हो आप, घर्षण बल गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल, पूरी लाइन लिख दो यार, लिख दोगे यार, यही लिख दो डायरेक्ट, घर्षण बल
F बराबर हो जाएगा बेटा 3 न्यूटन। कैसा लगा क्वेश्चन? ये पहला ही क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक लगा ना प्यारे बच्चों? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चन बढ़िया हैं, जो भी आप कर रहे हो बढ़िया क्वेश्चन है, और कराएं ऐसे क्वेश्चन एक दो। तो आनत तल पर जो घर्षण है उस पर डिपेंड ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना? कह दो क्लास ले रहे हैं, मेरे भैया आए हो कह दो। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, देखो एक आध और करा दे रहे हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है भाई, 36 से 30 के कोण पर, 36 से 30 के कोण पर। कल और करा दूंगा मैं ये वाला टॉपिक, तो कल और भी हार्ड क्वेश्चन नीट के जेई के करा देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो आपसे ना हो, ठीक है? तो ये है भाई, तो ये 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है, 36 से 30 के कोण पर है, झुके एक आनत तल पर स्थित है। 30 के कोण पर झुके एक आनत तल पर स्थित है। करना क्या है हमको? गुटके तथा तल के बीच गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.7 है। कितना प्यारे बच्चों? 0.7 है। अब पूछ क्या रहा है ये पता है? गुटके पर लगने वाला घर्षण बल पूछ रहा है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल, ये पूछ रहा है भाई। ये है भाई। अब मैं इसका सॉल्यूशन करे दे रहा हूं, देखो। इस तरीके से है ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक है? तो 30 डिग्री का कोण है, इसने क्या पूछा है? इस पर कोई गुटका रख दिया, ये जी हमने गुटका रख दिया कोई इस तरीके सा, और 30 के 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका 36 से 30 के कोण पर। तो ये जो यहाँ पर इसके घटक टूटेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके घटक भी इसी तरीके से टूट जाएंगे। ये तो mg तो यहाँ हो जाएगा, एक घटक इसका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके लंबवत तल की प्रतिक्रिया ये हो जाएगी, इसका एक घटक ये आएगा, तो भाई इसका एक घटक ये आएगा, तो एफ है इधर को ऐसे मान लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक। ये कितना होगा? ये भी 30 ही होगा भाई। ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा mg cos 30, ये हो जाएगा mg sin 30, और ये हो जाएगा fs। ये ड्रामा हो जाएगा पूरा, समझ में आ गई होगी फिगर। ये है तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 36 से 30 के कोण पर झुके एक आनत तल पर स्थित है, गुटके तल के बीच घर्षण गुणांक दे रखा। गिवन दैट लिख लो जल्दी जल्दी, गिवन दैट कर लोगे इसे खुद ही आप। m बराबर 2 kg है, और म्यू एस दे रखा बेटा कितना? 0.7, थीटा है 30 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं घर्षण बल बताओ, एफ एस बताओ, ठीक है? अब यहाँ पर 2 कंडीशन है यार, देखो। अगर मैं सीमांत घर्षण निकालता हूँ, सीमांत घर्षण आप जानते हैं, अगर मैं सीमांत घर्षण बल निकालता हूँ, बस यही तो दिक्कत करेगा ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ गई मेरी बात?
देखो चूंकि सीमांत घर्षण बल एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर। भाई सीमांत घर्षण बल जो होता है एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर, बट फ्रॉम फिगर माने चित्र से। तो चित्र ये कह रहा है आर बराबर, चित्र से आर बराबर पता चल रहा है कितना है एम जी कोस 30, अतः एफ एस बराबर हो जाएगा, यहां लिख दो, अतः एफ एस बराबर हो जाएगा म्यू एस, और आर की जगह मैं लिख सकता हूं एम जी कोस 30 डिग्री। तो ये एफ एस क्या निकल कर आ रहा, सीमांत घर्षण बल निकल कर आ रहा है। तो वो गुटका जो है वो तो भाई ब्राह्म में है, चला है नहीं है। भाई गुटके तथा तल के बीच घर्षण मान इतना तो चला नहीं है, क्योंकि वो जो झुकेगा न तल पर स्थित है, तो चला नहीं है, मतलब गुटका ब्राह्म में है। तो बैलेंस कंडीशन में तो यही इसने पूछा है। अब हमें बताना था घर्षण बल। अब घर्षण बल जो होता, आप सोचते होंगे सर कि घर्षण बल एफ एस बराबर किसके हो जाएगा, देखो एम जी साइन 30 के। तो देखो अगर मैं यहां से मान निकालता हूं प्यारे बच्चों, एफ एस बराबर एम जी साइन 30, ठीक है, और एम का मान कितना है 3 नहीं 2, जी का मान दे नहीं रखा इसमें, जी का मान इसमें दिया नहीं क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लूं यार। भाई जब मान नहीं दे रखा जी का तो 9.8 ले लो, क्वेश्चन में दिया नहीं, मैंने देख लिया। तो जब नहीं दे रखा तो ये ले लो भी 9.8 ले लो, मजबूरी है। तो म्यू एस का मान है बेटा, म्यू एस का मान दे रखा नहीं 0.7, एम का मान 2, 9.8, और कोस 30 का मान कितना होता है भाई √3/2 होता है ना, सही है। अब भी पॉइंट उड़ा लो इनके, ये 7 दूनी 14 है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कर लो भाई कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई करके, पॉइंट रहने तो मत उड़ाओ। इनकी जब आप गुणा उड़ा करोगे तो कितना आएगा देखो 0.7 है ना, 2 से 2 कट गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आया 7 अट्ठे 56 का 6 और 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 हो गए। 2 अंकों के बाद यानी इतना हो गया, मल्टीप्लाई √3, इसका मान होता है कितना 1.73। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, करियो यार कितना आ रहा प्यारे बच्चों, करके बताना एकदम इनकी मल्टीप्लाई करके, बड़ा टफ सा हो गया। जल्दी बताओ करके कितना आ रहा है, 1.73 की 6.86 से मल्टीप्लाई करो कितना आया, फोन से कर लो, देखिए बच्चों कमेंट आएगा कितना आ रहा भाई, कमेंट करके बताएंगे भी कितनी आई इनकी मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करो कमेंट में बताओ, फिर मैं इधर कर रहा हूं। और इधर एफ एस मैंने जो निकाला 2 गुणा बट घर्षण बल जो एफ एस निकल कर आया है ये कितना आ रहा है, इसको भी निकाल लेंगे हम। यार इसके भी गुणा भाग करनी पड़ेगी क्या, 9.8 गुणा साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, ये तो चलो सिंपल हो गया, 9.8 आ गया न्यूटन। इसका कितना आया अभी कमेंट में बताएंगे, आ गया आंसर नहीं 11.86, ठीक है आरजू। तो इसे 11.86 को आप इसे लिख लो आप 11.9 है ना, इतने न्यूटन, ठीक है इतने न्यूटन भाई ये एफ एस। तो सीमांत घर्षण बल ये क्या निकाला मैंने,
सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल निकल कर आया है 11.9 न्यूटन। लेकिन अगर मैं आप कहोगे सर घर्षण बल तो एफ एस इसके बराबर होना चाहिए mg sin 30 के, तो मैंने इससे चेक करके देखा तो मेरे पास आ रहा 9.8 न्यूटन। तो अभी जो इससे पहला क्वेश्चन कराया था और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो इससे पहला वाला कराया ना जिसमें 3 न्यूटन, हो सकता आपसे ना होता, आप उसमें सीमांत घर्षण बल निकालकर शायद 12 न्यूटन आया था, 12 न्यूटन निकालकर आप उसका आंसर फिनिश कर देते, नहीं था। जब गुटका विराम में है, रुका हुआ है, तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है, याद रखना वो उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? चूंकि कहां को लिखूं यार, कहां लिखें भाई? अब यहां देखेंगे कि चूंकि यहां लिखे दे रहा हूं गुटका विराम में है, अतः घर्षण बल जो होगा इस स्थिति में, घर्षण बल इस स्थिति में, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। घर्षण बल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्वतः समायोज्य होगा, स्वतः समायोज्य, स्वतः समायोज्य होगा भैया, स्वतः समायोज्य होगा। देखो वस्तु पर मैंने निकाल कर देखा भाई, मैंने निकाल कर देखा सीमांत घर्षण बल निकल कर आया 11.9 न्यूटन, लेकिन वास्तव में इस स्थिति में घर्षण बल लग रहा है एफ एस mg sin 30 के बराबर 9.8 न्यूटन। तो जब ये 9.8 न्यूटन नीचे हो तो घर्षण बल भी 9.8। और मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये लगेगा 10 तो पीछे को भी 10, ये 11 तो पीछे को भी 11, और जब ये लगेगा ना 11.9 तो पीछे को भी 11.9। तो ये तो महत्तम मान हो गया, स्थैतिक घर्षण बल का महत्तम मान हो गया। लेकिन उसने पूछा था कि आप इस पर घर्षण बल बताओ। अगर वो सीमांत घर्षण बल पूछता, अगर यहां पर कह देता गुटके पर लगने वाला सीमांत घर्षण बल, तो यहां तक मैं आंसर फिनिश कर देता। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने तो घर्षण बल पूछा था। तो मैं बोला यार कितना घर्षण बल लगेगा, तो मैंने एकदम क्या काम करा, मैंने पहले सीमांत चेक करके देखा, मैं सीमांत तो 11.9 है, फिर मैंने इसको चेक करके देखा तो ये आया 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन इससे कम है, जब कम है तो इस स्थिति में 9.8 नीचे को तो 9.8 इधर को लगेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी पहले कराया था। तो अगर मैं इन क्वेश्चनों को ना कराऊं ना आपको, तो आप इसमें यही आंसर छोड़ जाते, करते नहीं गड़बड़। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसकी गहराई तक पहुंचने की जरूरत है, इसे बिल्कुल डीपली और इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझने की जरूरत है, तब आपकी समझ में आएगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं ताकि क्लियर हो जाए कि वास्तव में दिक्कत क्या है। ठीक है, तो चूंकि गुटका विराम में आता है, इस स्थिति में जो घर्षण बल होता है वो स्वतः समायोज्य होगा। स्वतः समायोज्य होगा, इसका मतलब यह है कि जो घर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin 30 के बराबर होगा। ठीक है, यहां लिख दूं बेटा, यहां आता है इस स्थिति में, यार किधर को लिखूं, नेक्स्ट पेज पर लिखूं, यहीं लिख दूं। देखो यहां लिखे दे रहा हूं सबसे लास्ट का, अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में जो घर्षण बल होगा गुटके पर, गुटके पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा बेटा, 9.8 न्यूटन होगा। इतना होगा भाई 9.8 न्यूटन। अगर बेटा इसका मान 10 आ जाता ना या 11 आ जाता तो फिर घर्षण बल भी 11 ही होता। ठीक, सीमांत पूछता तो फिर आंसर ये होता। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, बढ़िया लगे होंगे, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, प्यारे लगे होंगे क्वेश्चन। अब देखो समय हो गया क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर कराएंगे इसी तरह के क्वेश्चन, और कल पूरा जो हमारा कल लेक्चर होगा वो कल न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगा, तो कल और भी कराने वाले हैं इसके हम क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे। तो शाम को 5 बजे आप सब रेडी हो जाया करो, एकदम तैयार रह करो क्लास लेने के लिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर देना। एक बार फिर से आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू।